चलो भाई, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम करने जा रहे हैं, कल हमने क्या किया था, कमर्शियल बैंक होते क्या है, कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं। हमने दोनों तरह के फंक्शन किए थे, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। उसके अंदर कुछ कुछ टर्म्स हमने वहां पे कवर किए थे, जैसे कि करंट अकाउंट हो गया, जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट हो गया, डिफरेंस हो गया, देन आपके जो कैश डिपॉजिट्स हो गए, कैश लोन्स हो गया, ठीक है, आपका जो कैश क्रेडिट जिसको हमने बोला है। इस तरह के छोटे छोटे टर्म तो यूजुअली आपके काम में आते हैं और आपको जरूरत पड़ती है यूजुअल उसमें, ठीक है। देन एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि करंट अकाउंट में ड्रॉप मिलता है या नहीं मिलता है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आपके रूटीन से, आपकी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। देन आपके कई बार सिलेबस से ये फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक हटा दिए जाते हैं, कई बार आपके सिलेबस में दोबारा डाल दिए जाते हैं, तो वो वेरी करता रहता है। तो आपका इस जो चैप्टर से पढ़ के आता है क्वेश्चन, वो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दैट इज मनी क्रिएशन ऑफ द बैंक। मनी क्रिएशन का मतलब क्या है, मनी क्रिएशन कैसे करते हैं बैंक, मनी क्रिएशन का मतलब पैसा कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं बैंक, वो आपका यहाँ पे है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स जो अभी बीच में आएंगे उन पॉइंट्स के रेफरेंस में आपसे पूछ लिया जाएगा, हाउ दीज पॉइंट्स आर, हाउ एलआरआर इज बेनिफिशियल फॉर मनी क्रिएशन। इस तरह की चीजें आपसे पूछ ली करती हैं, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में, एलआरआर के रेफरेंस में आप जो है मनी क्रिएशन को एक्सप्लेन करिए। डन। तो हम यहाँ पे अब जैसे कि बैंक जो है, बैंक के पास तो हर फॉर्म में ही अवेलेबल है, उसका रॉ मटेरियल भी वही है, उसका फिनिश्ड गुड्स भी वही है, उसका फाइनल गुड्स भी वही ही है, ठीक है। तो उससे वो किस तरह से और दूसरे लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स को, उसको प्रॉफिट देना, सैलरी देनी है, रूटीन के खर्चे निकालने हैं, अपने लिए प्रॉफिट कमाना है, जिन लोगों ने हमारे शेयर खरीदे हुए हैं उन लोगों को डिविडेंड देना है, इस तरह की चीजें कहाँ से मैनेज होना, वो भी उसी से कमाना। तो प्रॉफिट के लिए सब इससे पहले हम आ जाते हैं, एक वर्ड होता है LRR। LRR इज लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख लेना, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो का मतलब क्या रहता है कि लीगली कोई बैंक कितना रिजर्व रखने के लिए बाउंड होता है, कोई भी कमर्शियल बैंक। अब देखो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सपोज एक एग्जांपल हम इन जनरल लेते हैं, ये बैंक है, डन, ये पब्लिक है, और पब्लिक ने क्या किया है, पब्लिक ने यहाँ पे डाला है डिपॉजिट। हम मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 रुपए का डिपॉजिट डाला है, 1000 रुपए बैंक में आए। अब ये 1000 करोड़ में समझ लो, लैक्स में समझ लो, किसी में भी समझ लो, हम सिंपल 1000 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब 1000 रुपए की पब्लिक डिपॉजिट आई है बैंक के पास, बैंक को इसे सपोज रिटर्न देना है, हम मान के चल रहे हैं 5% का रिटर्न इसको वापस देना है। तो बैंक के ऊपर कितनी लायबिलिटी आ जाएगी, 50 रुपए की लायबिलिटी आ गई कि बैंक को इसको कितना इंटरेस्ट देना, 50 रुपए का इंटरेस्ट इसको वापस देना पड़ेगा। समझ में आया? डन। तो 1000 रुपए आए तो है, लेकिन बदले में 5% की लायबिलिटी बैंक के ऊपर आ गई है। डन। अब दूसरी तरफ बैंक इस पैसे का करेगा क्या, अपने पास तो रख नहीं सकता, उसको तो इसी पैसे को ऐसे मूव करना है, ऐसे सप्लाई करना है कि ये सारा का सारा जो है ये 50 रुपए भी कवर हो जाए और अपने लिए भी प्रॉफिट कमा ले। समझ आया? तो अब ये किसी को, किसको, जो भी लोग होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, कंपनीज होंगी, लोगों को व्हीकल लोन, होम लोन, इन सब फॉर्म में लोन प्रोवाइड करेगा, यही वाला पैसा यूज करेगा। बैंक के पास अपना कोई पैसा नहीं है, पब्लिक का जो डिपॉजिट आ रहा है उसी को सर्कुलेट करेगा। डन। तो ये यहाँ से इसको सर्कुलेट करेगा। सपोज ये 1000 रुपए जो है, अगर ये इनको दे देता है 1000 रुपए पूरे, अगर वो लोन के तौर पे दे देता है, और लोन का एक एवरेज रेट हम मान के चलते हैं, सपोज 12% का होता है, क्योंकि किसी को तो 8% पे लोन दे रहा है, किसी को 17% पे दे रहा है, किसी को 15% पे दे रहा है। अलग अलग कैटेगरी के एजुकेशन लोन जो है सस्ते होते हैं, पर्सनल लोन महंगे होते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है उनका। तो हम एक ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं, सपोज
12% इंटरेस्ट रेट हम मान के चलते हैं, तो इस 1000 रुपए पे अगर 12% का इंटरेस्ट बैंक के पास आएगा तो कितना हो गया? 120 हो गया। अब 120 रुपीज इस पैसे को घुमा के इसने मतलब करके इससे 120 रुपए कमा लिए। अब इस 120 रुपए में से 50 रुपए तो इसके दे देगा और अपने लिए कितने बच गए? 70 रुपए। तो सोचो अगर ये करोड़ का मैटर होता, यूजुअली होता है, तो जब ये करोड़ का मैटर होगा तो 70 करोड़ कम होते हैं क्या? 70 लाख कम होते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बैंक जो है अपना अर्निंग करता है, इस तरह से मनी क्रिएशन करता है। तो बैंक तो चाहता है कि जितने 1000 रुपए पूरा का पूरा मेरे पास डिपॉजिट आया था वो पूरा का पूरा लोन दे दो। समझ में आ रहा है? तो पूरा का पूरा उसके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। समझ में आया? डन। लेकिन ऐसा अगर इन लोगों ने जिन्होंने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट किए थे, हम मान रहे सेविंग अकाउंट के थ्रू आया, सेविंग अकाउंट में अगर पैसे डिपॉजिट करें, मैंने अगर करे हमने, और कल को मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि ये अगर लोन के तौर पे चला गया तो बैंक के पास तो नहीं है, मुझे जरूरत हुई, मेरा पैसा मैंने डिपॉजिट कर रखा है और मुझे अगर वो वापस नहीं मिला, मुझे जरूरत है, मेरी जरूरत के टाइम पे अगर मेरा पैसा मेरे काम नहीं आया, मैं नहीं निकाल पाया, तो क्या मैं दोबारा जिंदगी में बैंक में डिपॉजिट करूंगा? मैं उसे अपने पास रखना प्रेफर करूंगा। मुझे नहीं चाहिए 50 रुपए इंटरेस्ट के। इस 50 रुपए के लालच में मेरे 1000 रुपए ब्लॉक हो गए, राइट? मेरा पैसा मैं नहीं यूज कर पा रहा। तो ऐसे केस में ये बैंकिंग सिस्टम जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम किस पे काम करता है? ट्रस्ट पे। आपका पैसा आप इजीली यूज कर पा रहे हो तो चल रहा है। जिस दिन आपके पैसे को निकालने से मना कर दिया जाएगा या बैंक ये बोल देगा हमारे पास तो है ही नहीं, र्यूमर उठ जाती है मार्केट के अंदर कि बैंक जो है बैंक हो रहा है, बैंक के पास पैसे नहीं है, निकाल नहीं पा रहे, एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा, तो अफरा तफरी मच जाती है, हो जाता है ना। तो अगर सोचो सच में ही ऐसा हो जाए तो क्या हो? डन। तो ऐसा ना हो उसके लिए बैंक के ऊपर कुछ लायबिलिटी लगा दी जाती है। यहाँ पे इसका रोल आता है लीगल रिजर्व रेशो। बैंकों पे ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि जितना पैसा आया है डिपॉजिट के तौर पे पूरा का पूरा आप लोन नहीं दे सकते। बताया? पूरा का पूरा आप लोन नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे आपको कुछ ना कुछ रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम एक रेट मान के चल लेते हैं 20% का, तो जो भी डिपॉजिट आया है उसका 20% आपको अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। आप थोड़ा अपने पास रखते हैं, थोड़ा आरबीआई के पास रखते हैं। ये फॉर्मेट है, वो बात उसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। अभी आप सिंपली समझो कि इस 1000 रुपए में से 20% आपको अपने पास बैंकिंग सिस्टम में रहेगा, बाकी का जो बचेगा उसको आप लोन के तौर पे ले लो। तो अगर 1000 रुपए में से 20% रोक लिया जाता है रिजर्व के फॉर्म में, तो यूजुअली सेविंग अकाउंट कितना रहा होगा? इसमें से सारा तो सेविंग नहीं होगा, थोड़ा फिक्स्ड की फॉर्म में होगा, थोड़ा करंट की फॉर्म में होगा, थोड़ा जिस भी फॉर्म में होगा, सबका कॉम्बिनेशन होगा। फाइन। तो हम मान के चल रहे हैं, और सारे सेविंग वाले भी ऐसा तो नहीं है कि आज सेव कर दिया और कल निकाल के लेंगे। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि 20% पैसा रूटीन में निकलता रहता है। ठीक है, एलआरआर उतना ही उसी अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है, और ये आरबीआई करती है टाइम टाइम पे, हर क्वार्टर में इसको चेंज करती है, हर क्वार्टर में इसके रेट्स जो है रिवाइज हो रहे हैं। डन। तो हम 20 का एक अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 20% का ले रहे हैं। डन। तो यहाँ पे अगर 1000 रुपीज का डिपॉजिट आया है और 20% बैंकों को अपने पास रखना है, तो जो लोग सेविंग्स में से निकाल रहे होंगे, ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, वो भी खुश, क्योंकि उनका पैसा उनके काम आ रहा है। डन। और बैंकों के पास भी इस 1000 के अलावा कितना बच रहा है? 800 रुपए बच रहे हैं लोन के लिए। आप आगे सर्कल उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। डन। अब ये वाला पैसा बचता है बैंक के पास 800 रुपए, जिससे वो आगे मार्केट में घुमा सकता है। ठीक है, लोन के तौर पे यूज कर सकता है। अब इस पे अगर 12% का रेट डिसाइडेड था, तो बैंकों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितना होगा?
96 मतलब 960, ठीक है जी, 96 और 96 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगेन इसमें भी तो देखो ना, 96 में 50 तो उसको पे करने थे, 50 देने थे, बाकी के और जिनको जो भी शेयर होल्डर्स वगैरह जो भी किसी का देना है, ऑन एन एवरेज यहाँ पे उसको कितने पैसे बच गए। हम बाकी सारे खर्चों को भी स्टेबल मान रहे हैं, अभी भी उसके पास कितना प्रॉफिट बच गया, 46। अब 46 में से बैंक भी अपने सारे खर्चे भी कर सकता है, बैंक प्रॉफिट भी कमा सकता है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे सकता है, बैंक भी खुश है, हमारा जो कंज्यूमर है, जो डिपॉजिटर है वो भी खुश है, और पूरा बैंकिंग सिस्टम है। अगर इसका ट्रस्ट ही यहाँ से हट जाएगा तो ये जो पूरे बैंकिंग सिस्टम, जो पूरा इंफ्रा, पूरा सिस्टम जो बना रखा है, बैंकिंग सिस्टम बैकबोन बोली जाती है किसी भी इकोनॉमी का, तो पूरी बैकबोन ही अगर टूट जाएगी कंट्री की, तो कंट्री तो बर्बाद हो जाएगी, तो वो इकोनॉमी भी बच गई। और इस सबको प्लान कौन कर रहा है, आरबीआई। समझ में आया? तो ये वर्क होता है, ये काम होता है, ये साइकिल होता है किसी भी बैंक का कि किस तरह से पैसे को जनरेट किया जाता है। डन। अब हम इसी डिटेल में चले जाते हैं थोड़ा सा। ये एलआरआर होता क्या है? एलआरआर लीगल रिजर्व रेशो। लीगली तौर पे आप किसी भी बैंक को, किसी भी कमर्शियल बैंक को इसके अकॉर्डिंग 20% पैसा जो है अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। हम 20% ले रहे हैं, आगे बोल रही हूँ, ये रेट 20 नहीं होता है, कम ज्यादा तो होता है। डन। अब ये जो एलआरआर है, ये एलआरआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशो, आप इसकी फुल फॉर्म चाहे तो लिख लो, तो मैं बोल रही हूँ। एलआरआर इज लीगल रिजर्व रेशो, सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशो एंड एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्लियर हो गया? अब ये जो सीआरआर है ये रखा जाता है विद आरबीआई, मतलब टोटल अगर हमें 20% रखना है तो सीआरआर वो रिजर्व होता है जो ये जो 200 रुपए बचे थे ना, 20% टोटल रिजर्व रखना था, तो टोटल जो डिपॉजिट आया था, इस डिपॉजिट का अभी जो प्रेजेंट में रेट चल रहा है वो 4% चल रहा है। तो जो भी डिपॉजिट है आपका 1000 का डिपॉजिट था, 1000 का 4% कितना रहेगा आपका 40। तो 40 रुपए जो है उसको आरबीआई के पास सीआरआर के तौर पे डिपॉजिट रखने पड़ेंगे, क्योंकि आरबीआई तो वो है कि मैं कमर्शियल बैंक को चाहे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दे मानेंगे तुम्हें, तो इसलिए आरबीआई ने कंपलसरी कर रखा है कि इतना % का रिजर्व तो तुम्हें मेरे पास रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? डन। क्लियर? तो अगर हम 4% का यहाँ पे ले रहे हैं तो बचा हुआ कितना रहेगा? बचा हुआ 16% कहाँ चला जाएगा? वो एसएलआर जो वो खुद के पास रखते हैं। जो बैंकों को इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ये 16% का रिजर्व आपको अपने खुद के पास रखना है, आप सारा पैसा लोन के तौर पे नहीं सर्कुलेट कर सकते हो, 16% ये पैसा जो है आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और ये 16 कैसे आया है? क्योंकि हम अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं वो 20% का ले रहे हैं। समझ में आ गया? अभी 16 नहीं है, अभी 18.5 है। और जैसे ही क्वार्टर एंड होता है वैसे ही आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक अनाउंसमेंट आती है, चेंज हो या ना हो, रिवाइव होते ही होते हैं। रिवाइव मतलब अगर चेंज नहीं हुए हैं तो वो आगे ये अनाउंसमेंट होगी कि रेट चेंज नहीं हुए हैं इस क्वार्टर में, वही है जो पिछले थे। और अगर किसी में 25 बेसिस पॉइंट या आपका 50 बेसिस पॉइंट इस तरह से चेंजेस हुए तो आपको वहां पे अनाउंस दिए जाते हैं कि इस वाले रेट पे इतना चेंज आया। एवरी क्वार्टर होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये होता है आपका एलआरआर। तो मेनली बैंकों का जो मनी क्रिएशन सिस्टम होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो लीगल रिजर्व रेशो होता है। डन। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर एलआरआर यहाँ पे है, अवेलेबल है और हमारी कंट्री के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, और ये एक बड़ा रीजन बना था बैंकिंग सिस्टम के लिए जब 2008 में पूरी इकोनॉमी में रिसेशन आया था, पूरा बैंकिंग सिस्टम डूबा था वर्ल्ड का। यूएस के 2-3 बड़े बैंक बंद हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि वो रिजर्व नहीं रख रहे थे अपने पास। ठीक है।
वो रिजर्व नहीं रख रहे थे, उनका जो है डिमांड बढ़ी पैसे की, और एकदम से पता चला कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, लोगों का ट्रस्ट वो टूट गया और बैंक जो है बैंकक्रप्ट हो गए। दो बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास बैंक जो है वो उस टाइम पे बंद हुए थे, रिसेशन आया था पूरा। हमारा जो सेंसेक्स जो 20,000 पे चल रहा था वो डूब के 8,000 पे आता था, ठीक है। लेकिन हमारे बैंकिंग सिस्टम पे इफेक्ट नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही रिजर्व बना के रखा था। तो जब पब्लिक का ट्रस्ट हट नहीं हुआ तो हमारी जो पूरी फंक्शनिंग थी बैंकिंग की वो नहीं खत्म हुई और वो एज इट इज रहा। तो उसके लिए एक जरूरी है ये LRR बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया LRR क्यों जरूरी होता है, रिजर्व रखना क्यों जरूरी होता है। डन। चलिए, ये आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इसी तरह के पूछे जाते हैं कि LRR क्यों मेंटेन किया जाता है, क्या जरूरत होती है, ना रखे। डन। चलिए, अब ये कॉम्बिनेशन होता है दो का, CRR एंड SLR। CRR वो रिजर्व टोटल डिपॉजिट का रिजर्व जो RBI के पास रखा जाता है कैश की फॉर्म में या किसी भी दूसरे फॉर्म में, ठीक है, मतलब कैश या कैश इक्विवेलेंट। और SLR रिजर्व डिपॉजिट का 13% रिजर्व जो कि वो खुद के पास रखता है, बैंक अपने पास रखता है, उसको स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। डन। अब आ जाता है कि बैंक की कितनी कैपेसिटी होती है कि वो इस पैसे को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है। ये 1,000 रुपए डिपॉजिट आए तो इस 1,000 रुपए को कितने टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। दिस इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। के को हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। नोट कर लेना इसको, आपकी बुक के अंदर दे भी रखा होगा। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। 1/LRR मीन्स अगर हमने यहाँ पे 20% का एग्जाम्पल लिया है तो 1/20%, परसेंट हटाएंगे ऊपर 100 हो जाएगा। क्लियर, मतलब कि 5 टाइम्स। समझ में आया। अगर LRR 20% है तो बैंक इस डिपॉजिट को 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर सकता है। तब तक वो पैसा घूमता रहेगा, किसी के लिए लोन, किसी के लिए पेमेंट, किसी के लिए एक्सपेंस, वो पैसा ऐसे ही घूमता रहेगा। ठीक है, जब कब तक घूमेगा, तब तक बैंक उससे पैसा कमाता है ना हो जाए। तो 1,000 के 5,000 ना बना ले बैंक, तब तक वो पैसा जो है मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये होता है मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक। समझ में आया, ये क्लियर है। आगे बढ़ू। अगर यही मेरा 20% ना हो के 25% होता तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाता बैंक, 4 टाइम्स, 4 गुना कमा लेता। क्लियर हो गया। यही अगर 10% होता तो बताना 10 टाइम्स कमा लेता, 1,000 के 10,000 बना लेता। समझ में आ गया, क्लियर। आगे बढ़े। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से बैंक काम करता है। सपोज इनिशियल डिपॉजिट फर्स्ट ईयर में बैंकों के पास आया है 1,000 रुपए का। डन। अब यहाँ पे अगर LRR 20% का है, हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 20% ले रहे हैं। बार बार बोल रही हूँ 20% होता नहीं है। CRR जैसे 4% यूजुअल रहता है और SLR जो है वो लगभग 50% के अराउंड रहता है। कभी 18 हो जाता है, कभी 18.5 हो जाता है, 19 हो जाता है, 22 भी हो जाता है। समझ में आ गया। अगर SLR 22 है तो सोचो LRR कितना हो गया, 22 + 4 26%। तो उससे चलता रहता है, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 20 ले लो। ठीक है, तो अगर LRR 20 है तो यहाँ पे कितने पैसे ब्लॉक हो गए, कितने पैसे रिजर्व रखने पड़ेंगे, 200 तो रिजर्व रखने पड़ेंगे। तो लोन के लिए कितना पैसा बचेगा, फॉर लोन। ठीक है, तो लोन के लिए यहाँ पे 800 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री के अंदर के बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम, एंटायर बैंकिंग सिस्टम। अब ये लोन किसने लिया है,
किसी कंपनी में दिया होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने जो है एक बैंक से एसबीआई से अपना व्हीकल लोन ले लिया, ठीक है, उसने मुझे चेक दे दिया, ठीक है, मैं चेक की बात कर रही हूँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की भी बात नहीं कर रही, सिंपल। बैंक ने मुझे दे दिया, मेरी 10 लाख की गाड़ी आई, 10 लाख का चेक मुझे दे दिया। अब क्या मैं उस चेक को अपने घर में रखूं? क्या करूंगी उसका? मैं उसको दे दूंगी उस कार कंपनी को। क्या कार कंपनी उस चेक को अपने घर, तो कहाँ जाएगा वो चेक? वो वापस घूम के कहाँ चला गया? उसी बैंकिंग सिस्टम में जहां से एक बैंक से निकला था दूसरे बैंक में। समझ आया? क्लियर हो गया? डन। हम पूरे बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी एक बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक बैंक से मैंने लोन लिया, एसबीआई से लिया, उस कार का जो अकाउंट है वो हम मानते चल रहे हैं एचडीएफसी में, तो कहाँ से आया? एसबीआई से निकला मेरे पास से कार के पास, कार कंपनी के पास गया, कार कंपनी ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो वो पैसा बैंकिंग कंपनी से निकल के वापस बैंकिंग कंपनी में जो चला गया। एचडीएफसी के पास, अब एचडीएफसी के पास क्या आ गया? फिर डिपॉजिट आ गया। आगे उस डिपॉजिट का 20% को एलआर रखेगा, और फिर वो बचे हुए पैसे को वो भी कहीं ना कहीं घुमा देगा, वो भी तो लोन देगा, वो भी ऐसे घूमेगा पैसा। समझ में आया? तो ये जो 800 रुपए था लोन देने के, वो वापस कहाँ गए? वो वापस से बैंकिंग सिस्टम में ही आ गए। क्लियर हो गया? अब जहां भी ये पहुंचे उसका फिर 20% जो है एलआरआर रखा जाएगा, ठीक है। और बचेगा कितना यहाँ पे? 640 रुपए। फिर उस बैंक के पास हो गए जिसको वो लोन दे सकता है, ठीक है। फिर ये लोन किसी को दिया जाएगा, फिर ये अगेन बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा। कितना? 640, इसका 20% 128। यहाँ पे कितना बचेगा 128 में से? 512। ये फिर बैंकिंग सिस्टम में आ गया इतना पैसा, ये फिर इधर आएगा, फिर इस तरह से यहाँ चलेगा, फिर इधर आएगा, और ये पैसा तब तक घूमता रहेगा जब तक कि ये जो इनिशियल डिपॉजिट था वो कितना ना हो जाए। तो इसका टोटल 5000 आएगा। ये पैसा तब तक घूमेगा जब तक कि ये 1000 रुपए 5000 ना बन जाए। समझ में आ गया? और ये 5000 बनेंगे, 5000 ही बनेंगे, ये किस पे डिपेंड हुआ? मल्टीप्लायर कैपेसिटी पे। और मल्टीप्लायर कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रहा था? एलआरआर पे। तो ये तीनों चीजें एक साथ इंटर रिलेटेड है। तो फाइनली तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर मनी मल्टीप्लाई होगी वो 5000 तक होगी, 5 टाइम्स तक होगी, कितना? 1000 हो गया, ठीक है। और इसका फाइनली आपके पास 4000 टोटल आएगा। देन आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वैल्यूज रखोगे और बाकी का डैश डैश करके छोड़ दोगे, क्योंकि अभी तक को कैलकुलेट करते जाओ आती रहेंगी वैल्यूज, पॉइंट में आती रहेंगी, ठीक है। और पॉइंट में जब आप मतलब लास्ट जीरो में आ जाएगा तब आप टोटल करोगे तो ये 4000 निकलेगा, ये 1000 निकलेगा टोटल, और ये जो टोटल निकलेगा वो आपका 5000 निकलेगा। क्लियर हो गया?